नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसमें हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 15, 16 और 17, 18 को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसे आप इस प्रकार से हल करके वर्कशीटों को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है वर्कशीटों में महत्तम समापवर्ती। तो आइए देखते हैं महत्तम समापवर्ती। पहले हम देखिए यहाँ उदाहरण दिए गए, इन्हें समझ लेते हैं। 8 और 12 के महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको 8 और 12 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो इन्हें इनके हम गुणनखंड लिख लेंगे। 8 के गुणनखंड कौन कौन से, देखिए 8 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 1 के पहाड़े में। और देखिए सभी संख्याएँ, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो यहाँ 1 के पहाड़े में 8 आएगा, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में। तो 8 के सभी गुणनखंड क्या हैं, 1, 2, 4 और 8। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 के गुणनखंड हम लिख लेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। देखिए इन सभी के पहाड़े में 12 आता है, तो इसलिए हम इसके गुणनखंड इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए हम देखेंगे सार्वगुणनखंड। यहाँ पर देखिए 1, 8 और 12 में देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो 1, 2 और 4 वे गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। देखिए दोनों में यहाँ पर उभयनिष्ठ हैं, तो इन्हें हम लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे सार्वगुणनखंड 1, 2, 4 में 4 सबसे बड़ा गुणनखंड है, अपवर्तक है। अतः 8 और 12 का महत्तम समापवर्त होगा 4। ठीक है, तो हम देखिए महत्तम समापवर्त बराबर होता है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्त क्या होता है कि उस संख्या के सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्ती कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से महत्तम समापवर्त समझ लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत हम अन्य उदाहरण उन अन्य उदाहरणों को समझकर भी हम अन्य सवाल को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए दिया है उदाहरण, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके निकाल सकते हैं। यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है। देखिए 18 और 24 का महत्तम समापवर्त हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए 18 के पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 का 2 इनाम 18, फिर इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर 18 के गुणनखंड क्या आ चुके हैं, 2, 3 और 3। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 24 का देखिए 2 से भाग जाएगा, 2 बारम 24, फिर 2 से जाएगा 2 छिंग 12 और 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, देखिए 2, 4, 2, 2, 2। देखिए इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। देखिए तो यहाँ देखिए 2 भी इसमें भी आ रहा है और देखिए यहाँ इसमें 3 आ रहा है। तो 2 और 3 क्या है, इसके सार्वगुणनखंड है। तो अब देखिए इस सार्वगुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे महत्तम समापवर्त बराबर होता है सार्वगुणनखंड का गुणनफल। देखिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो अभाज्य हैं, देखिए इनका गुणनफल हम कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 तिया 6। और देखिए यहाँ पर था भाज्य, देखिए सबसे बड़ा गुणनखंड अपवर्ती। तो देखिए इसमें हम सबसे बड़ा इसे 4 मान लेंगे और अभाज्य में देखेंगे हम इनके गुणा कर देंगे, तो 2 तिया 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम महत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ इसके अंतर्गत अभ्यास दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ संख्या दी गई है 18 और 48। हम इनके अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे 18 के और 48 के। तो देखिए यहाँ पर 2 इनाम 18, ठीक है, और इसी प्रकार से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 18 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2, 2, 2, 3 गुणा 3। ठीक है, और इसी प्रकार से 48 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 48 के इस प्रकार से 2, 2, 2, 2 और 3। अब देखिए हम दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और यहाँ 3 है। तो देखिए 2 और 3 का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास महत्तम समापवर्त क्या आएगा, देखिए 6 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर
अन्य संख्याओं के भी महत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। हम देखिए संख्याओं के और भी अन्य आप संख्या ले सकते हैं और उन्हें आप समझ सकते हैं। देखिए हम संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड, सबसे सरल विधि है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर हम इस प्रकार से निकाल लेंगे और उनमें देखेंगे कि सबसे दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से गुणनखंड है, उनको हम लिखकर उनका गुणा करके हम इस प्रकार से महत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 16। देखिए इसमें दिया है लघुत्तम समापवर्ती। देखिए अभी हमने महत्तम समापवर्ती अर्थात मशा ज्ञात किया था। इसी प्रकार से हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 16 में लासा लघुत्तम समापवर्ती। देखिए क्या है, हम इसे समझ लेते हैं, देखें और समझें। उदाहरण स्वरूप दिया है 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है, देखिए बच्चों पहले हम 6 के गुणज लिख लेंगे। देखिए लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। 6 के पहले गुणज लिख लो। ठीक है, 6 के गुणज देखिए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54। इसी प्रकार से देखिए 9 के हम गुणज लिख लेंगे। ठीक है, गुणज अर्थात पहाड़ा, देखिए हम 9 का पहाड़ा लिख लेंगे, इसी प्रकार 6 का पहाड़ा लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि दोनों में 6 और 9 में सार्वगुणज क्या है। देखिए यहाँ पर 18 इसमें भी है और इसमें भी 18 है। इसी प्रकार से देखिए 36, इसमें भी 36 है और इसमें भी 36 है और इसी प्रकार से 54, इसमें भी 6 में भी 54 है और 9 में भी 54 है। तो इस प्रकार से देखिए वे गुणज दोनों संख्याओं के गुणजों में उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, दोनों आए हुए हैं तो इन्हें हम सार्वगुणज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि सार्वगुणज 18, 36, 54 में सबसे छोटा सार्वगुणज 18 है। ठीक है, अतः 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्ती बराबर होता है सबसे छोटा सार्वगुणज। ठीक है, अपवर्ती। और देखिए महत्तम समापवर्ती में क्या था कि सबसे बड़ा सार्वगुणज था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती हम समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम उदाहरण देखते हैं और हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 और 18 दिया है, इसका हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए तो 2 से 6 बार जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 6 2 से 3 बार और 3 3 एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 2 3। और इसी प्रकार से 18 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 इनाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे लघुत्तम समापवर्ती बराबर होता है सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणा। देखिए अब हम इस विधि से भी इसे समझ सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। इसी में भी हम शॉर्टकट इसे कर सकते हैं। इसमें सभी जो गुणनखंड है इनका हम गुणा कर देंगे। तो देखिए सार्वगुणनखंड को केवल एक बार लेकर यहाँ सार्वगुणनखंड बराबर 2 और 3। देखिए हम यहाँ पर इसे यहाँ 2 है तो इसे हम, ये सार्वगुणनखंड है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 3 है तो इसे हम एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो शेष बचे हुए हैं 2 और 3, इसे हम यहाँ लिख देंगे 2 और 3। तो देखिए अब हमारे पास लघुत्तम समापवर्ती क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें इसे यहाँ समझना है कि यहाँ जो इनके सार्वगुणनखंड है इनको हम केवल एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो इसे हम 2 लिख देंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो इसमें 3 लिख देंगे। अब जो शेष बचे हुए हैं उनको हम यहाँ लिखकर उनका गुणा कर देंगे और इस प्रकार हमें लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या दी गई है 12, 16 और 24। इसका हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम इनके लघुत्तम समापवर्ती इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए एक साथ भी इनका हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल कर हम इनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो 12 का हम निकाल लेंगे, इसी प्रकार से 16 का और इसी प्रकार से 24 का। तो इस प्रकार से हम देखिए एक साथ भी हम यहाँ इस ट्रिक के माध्यम से हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए या फिर हम 12 का पहले अलग निकाल लें, इसके बाद 16 का निकाल लें या इसके बाद 24 का निकाल लें और फिर उनके सारे गुणनखंड को लेकर उनका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे हल किया है और इसका लासा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 3, सभी का गुणनखंड कर देंगे, हम गुणा कर देंगे सभी का, तो यहाँ क्या आ जाए, क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 48 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार से देखिए लासा और मासा को हम बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी प्रकार से हम देखते हैं अगली वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 17, पूर्णांक की समझ। देखिए यहाँ पूर्णांक की समझ हम समझेंगे, पूर्णांक क्या है देखिए और समझें। उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ स्थिति दी है, यहाँ धन चिन्ह द्वारा निरूपण और ऋण चिन्ह द्वारा निरूपण। देखिए एक दुकानदार को 10 किलो शक्कर पर 250 रुपये का लाभ हुआ। देखिए जब लाभ हुआ तो इसमें धन चिन्ह में क्या आएगा, 250 रुपये, और ऋण चिन्ह में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसे लाभ हुआ है, इसलिए यहाँ धन चिन्ह में आएगा। इसी प्रकार से देखेंगे यदि उसे हानि होती तो हम इसे ऋण चिन्ह में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो देखिए नीचे है अर्थात ऋण 10 डिग्री सेल्सियस आएगा इसी प्रकार से। ठीक है, यदि हम नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक मान आएगा और ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक मान आएगा। ठीक है बच्चों, यदि हमें लाभ होता है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि हमें हानि होती है, घाटा होता है, तो हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से देखिए समुद्र तल से 105 मीटर नीचे, तो देखिए नीचे है अर्थात हम ऋण में इसका मान लिखेंगे, ऋण 105 मीटर। इसी प्रकार से मोहन शून्य स्थान से दाईं ओर 15 कदम चलता है। देखिए शून्य स्थान से एक संख्या रेखा है, उसमें शून्य स्थान से दाईं ओर 15 कदम चलता है। देखिए यदि हम संख्या रेखा में यहाँ देखेंगे, ये संख्या रेखा है, इसमें ये शून्य दिया है, शून्य से हम यदि दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होंगे, और यदि हम बाईं ओर जाते हैं तो हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। तो देखिए संख्या रेखा के आधार पर हम यहाँ पर इसका आंसर हमें धन के रूप में प्राप्त होगा, तो धन 15 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दिया है डेविड शून्य स्थान से बाईं ओर 5 कदम चलता है, तो देखिए बाईं ओर चलेगा अर्थात ऋणात्मक मान, तो ऋण 5 आएगा। ठीक है बच्चों, फिरोज द्वारा सब्जी खरीदने में 250 रुपये खर्च किए गए। देखिए खर्च किए गए अर्थात हमें हमारे पास से हमने खर्च हो चुके हैं, तो हम इसे ऋणात्मक मान में लिखेंगे, तो ऋण 250। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए पूर्णांक की समझ हम धनात्मक और ऋणात्मक रूप में समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों इसी के अंतर्गत हम देखते हैं उपरोक्त सारणी में धन या ऋण का चिन्ह विपरीत के अर्थ में लिया गया है। देखिए यहाँ दिया है उदाहरण, संख्या रेखा पर ऋण 3, 7, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 1 और 5 को दर्शाइए। देखिए ये संख्या रेखा दिया है, इसमें हम शून्य की दाईं ओर देखेंगे, धनात्मक मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक मान है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर ऋण 3 है तो हम ऋण 3 को इस प्रकार से दर्शा देंगे। ऋण 7 देखिए धन 7 है तो हम धन 7 दाईं ओर हम इसे दर्शाएंगे। ऋण 4 है तो देखिए बाईं ओर इसे दर्शाएंगे। ऋण 8 है तो देखिए ऋणात्मक मान की ओर हम बाईं ओर दर्शाएंगे। ऋण 1 है तो बाईं ओर शून्य के बाईं ओर दर्शाएंगे, और 5 है तो शून्य के हम दाईं ओर इस प्रकार से दर्शा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर पूर्णांकों को भी दर्शाना समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, निम्नलिखित को चिन्ह के माध्यम से दर्शाएं। देखिए यहाँ दिया है 1200 रुपये की हानि। ठीक है, देखिए बच्चों हमने अब इसके पूर्व जाना था कि यदि हमें हानि होती है तो हम ऋणात्मक में मान लिखेंगे, तो क्या आएगा ऋण 1200 रुपये। चेन्नई का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस ऊपर है अर्थात वृद्धि हुई है, अर्थात धनात्मक मान आएगा, तो 16 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से देखिए समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर अर्थात धनात्मक मान, तो धन 200 मीटर। इसी प्रकार से देखिए बच्चों शून्य से बाईं ओर 10 कदम। देखिए हम संख्या रेखा में यदि इस शून्य से बाईं ओर चलते हैं तो हमें ऋणात्मक मान दर्शाते हैं, और शून्य से हम दाईं ओर चलते हैं धनात्मक मान दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है शून्य से बाईं ओर 10 कदम अर्थात हम ऋण 10 कदम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अभ्यास 2 दिया है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। भार में वृद्धि, तो वृद्धि का विपरीत क्या होगा, कमी, तो भार में कमी। इसी प्रकार से देखिए 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो देखिए उत्तर दिशा का विपरीत क्या होगा, दक्षिण दिशा, तो हम यहाँ लिख देंगे 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। इसी प्रकार से देखिए 700 रुपये की हानि, तो देखिए यहाँ 700 रुपये का हम हानि
इसका विपरीत होगा लाभ, तो हम 700 रुपये लाभ लिख देंगे। और इसी प्रकार से दिया है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो हम समुद्र तल से इसका विपरीत लिख देंगे, ऊपर का विपरीत नीचे, तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके विपरीत शब्द हम लिखकर इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 18, जिसमें दिया है आकलन 3 महत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती एवं पूर्णांक की समझ। जो वर्कशीट क्रमांक 15, 16 और 17 है उसका यहाँ आकलन दिया गया है। इसके आधार पर आप इस आकलन को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हम यहाँ संख्या दी गई है, इसके सभी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 45 के गुणनखंड क्या है, देखिए 45 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के, 9 के, 15 के और 45 के। तो 45 के सभी गुणनखंड क्या हैं, 1, 3, 5, 9 और 15 और 45। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है 60, 60 के गुणनखंड क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। देखिए इसमें यह संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड है और एक सभी का गुणनखंड है, तो इस प्रकार से हम 60 के सभी गुणनखंड लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप प्रश्न पहले को पूर्ण कर लेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है गुणनखंड वृक्ष में गुणनखंड भरे। देखिए यहाँ दिया है 32, 32 के गुणनखंड है 4, तो यहाँ देखिए हम क्या भरेंगे, किसका गुणा करेंगे कि हमारे पास 32 प्राप्त होगा, तो 8 का 4 अट्ठे 32। अब 4 के हम गुणनखंड 4 दूनी 8। इसी प्रकार से देखिए 4 के गुणनखंड हम निकालेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणनखंड वृक्ष को हम भर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दिया है बच्चों अगला प्रश्न। देखिए 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। देखिए गुणज अर्थात होता है पहाड़ा, तो हम 8 के 5 गुणज लिखेंगे। देखिए 8 का हम पहाड़ा लिख देंगे 5 बार, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के गुणज हम लिख सकते हैं। यदि 5 गुणज पूछ रहा है तो हम 5 बार पहाड़ा लिख दें, 4 पूछ रहा है तो 4 बार लिख दें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 8 के सभी 5 गुणज बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है 12 और 20 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम 12 के गुणनखंड लिख लेंगे, इसके बाद 20 के गुणनखंड लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे इसके सार्व गुणनखंड क्या हैं, 1, 2, देखिए 4, 1, 2 और 4, तो हम सार्व गुणनखंड लिखेंगे 1, 2 और 4। इसी प्रकार से देखिए 6 और 8 के प्रथम 2 सार्व गुणज लिखिए। तो 6 के हम पहले गुणज लिख लेते हैं। 6 के गुणज क्या होंगे, देखिए यहाँ सार्व गुणज लिखिए कह रहा है और इसमें सार्व गुणनखंड है। तो देखिए सार्व गुणज में हम पहले इस संख्या के गुणज लिख लेंगे और इसके बाद जो उभयनिष्ठ है उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए 6 के गुणज लिख देंगे हम, 6 का पहाड़ा लिख देंगे, फिर 8 के गुणज लिख देंगे, 8 का पहाड़ा लिख देंगे और इसमें देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी संख्याएँ उभयनिष्ठ हैं। जैसे देखिए 24, 48, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और भी अन्य आगे संख्या आ सकती है, तो इसे हम सार्व गुणज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संख्याओं के सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 15, 16, 17 और 18 इन्हें हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं और महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती और पूर्णांक की समझ हम जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगली वर्कशीटों के साथ। नमस्कार।